स्वागत है आप सभी का स्टडी हमारे साथ चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूजीसी नेट एग्जाम में हर साल लाखों बच्चे बैठते हैं। हर बच्चे का ये ड्रीम होता है कि वह पहले ही प्रयास में जेआरएफ ले ले। ये जर्नी इतनी आसान तो होती नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। कई बार पहले प्रयास में हो जाता है, कई बार बहुत सारे प्रयास लग जाते हैं, फिर जाकर हम जेआरएफ अचीव कर पाते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे स्टूडेंट को मिला रहा हूँ, उनको मिलाते समय मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में जेआरएफ क्वालीफाई किया। तो उनका पहले स्वागत करते हैं, फिर बहुत सारी बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से इस जर्नी को अचीव किया। प्रज्ञा विश्वकर्मा, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और आपको आपके पहले ही प्रयास में जेआरएफ लेने पर बहुत-बहुत बधाई हो, शुभकामनाएँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी प्रज्ञा बेटा, अपने बारे में बताइएगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आप कहाँ से हो? सर मैं यूपी स्टेट से बिलोंग करती हूँ और मैं रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट की जॉब असिस्टेंट टीचर जो प्राइमरी स्कूल में होते हैं मैं वो जॉब कर रही हूँ। और साथ में सर मेरी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू है स्टेट पीसीएस को लेकर के। और सर ये हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। तो बेटा, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जब आपने इस सक्सेस को अचीव किया, जब आपने रिज़ल्ट देखा, तो सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या था? किसको आपने बताया कि मैंने जेआरएफ क्वालीफाई कर लिया? सबसे पहले तो सर मुझे पता चला तो मैं चेक कर रही थी रिजल्ट। उसके बाद मेरी मम्मी बगल में बैठी हुई थी तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया और फिर घर में जो लोग थे पापा और बाबा जी जो हैं उनको मैंने बताया। और फिर चाचा जी वो सब लोग बहुत खुश हुए जब उनको पता चला कि एक अच्छे मतलब परसेंटाइल से मैंने इस एग्जाम में सफलता हासिल की है। तो घर के बाकी सारे लोग भी बहुत खुश थे, मेरी सिस्टर और मेरे चाचा सब लोग। बेटा, आपने इस प्रयास में कितने परसेंटाइल नंबर लिए हैं? 99.578। 99.578। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका। यूजीसी क्या करता है कि अपनी वेबसाइट के ऊपर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देते हैं। वह कहते हैं कि आपको चैलेंज करने के लिए आंसर की दी जाती है। आप उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। तो क्या आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया था? हाँ सर, मैंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया था बट मैंने कोई चैलेंज नहीं किया था आंसर की को लेकर के। ओके, आपने चैलेंज नहीं किया, लेकिन आपने चेक किया होगा कि आपके पेपर 1 में और पेपर 2 में कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे थे। हाँ ऑलमोस्ट मैंने देख लिया था कि अच्छा एक स्कोर बन रहा है। और एग्जैक्ट तो मैंने ही पूरा कैलकुलेट किया था बट ये लगा था कि हाँ एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है जब मैंने ओवरऑल आंसर की से। टोटल कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे थे? आपने काउंट तो किए होंगे। हाँ सर, मेरा फर्स्ट पेपर जो था उसमें मेरा अप्रोक्स 40 क्वेश्चन जो थे वो एकदम करेक्ट हो रहे थे, 50 मार्क्स का जो होता है। और बाकी इसमें था तो इसमें भी मुझे लगता है कि मैंने 90% या क्वेश्चन जो थे वो लगभग लगभग सही थे मेरे। बहुत अच्छा बेटा। सेकंड। आपके 40 क्वेश्चन पेपर 1 में ठीक थे। आपके पेपर 1 की वजह से आपका स्कोर बहुत ऊपर चला गया। पेपर 1 बहुत डिसाइडिंग रोल प्ले करता है आपकी जेआरएफ की जर्नी के लिए। तो बेटा, आप थोड़ा-सा एक-एक करके हमें ब्रीफली बताइएगा, जो हमारे स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है जेआरएफ हासिल करना। जैसे आपने अपने पहले ही प्रयास में इसको क्वालीफाई किया, तो आपने पेपर 1 के लिए कौन-कौन से रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो किया था? फिर पेपर वन के लिए एक आती है यूथ कंपटीशन की बुक आती है, उसमें प्रैक्टिस सेट्स होते हैं। तो आप जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट्स है आप उनको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ऑलरेडी आइडिया हो जाएगा कि क्या पैटर्न है और किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी इस बार एग्जाम देंगे मैं उनको ये कहूंगी कि लास्ट ईयर जो प्रैक्टिस सेट्स हैं आप उनको एक बार जरूर देख लें। और बाकी डीआई जो होता है वो सिंपल या बेसिक आता है, तो अगर आपको एवरेज या परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप टीआई भी सॉल्व कर ले जाएंगे। और बाकी कंप्यूटर के लिए सर क्योंकि मैंने ओ लेवल किया हुआ है तो मुझे कंप्यूटर का नॉलेज था प्रॉपर। तो जो क्वेश्चंस उसमें आए थे मैंने उसको इसी वजह से क्लियर कर लिया था कि हाँ मैं उसे कर सकती हूँ। तो इस वजह से सर इन सब चीज़ों का बहुत वहाँ पर फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आप ऑलरेडी स्टडी करते रहते हो कंसिस्टेंटली तो वो आपको एक अच्छा स्कोर करने में हेल्प करती है। जॉब के दौरान अपने टाइम को कैसे मैनेज किया था?
सर यही था कि पहले तो स्कूल जाते थे और स्कूल आने के बाद जो भी टाइम बचता था तो उतने टाइम में मैं स्टडी करती थी। कभी कभी थकान भी होती थी बट फिर भी मैं कोशिश करती थी कि हाँ एक पर्टिकुलर 4-5 घंटे जो है वो स्टडी के लिए हमेशा निकालती रहूं और उसको कंटिन्यू करती रहूं। इस तरह से सर मैंने दोनों चीजें मैनेज की है। बहुत अच्छा। और पेपर 2 के लिए आपने कौन-कौन से रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो किया था? सर पेपर 2 के लिए मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि हिस्ट्री की जो बाकी ज्यादा बुक के आगे पीछे मत भागे। जो एक स्टैंडर्ड बुक है आप उसको पढ़ें। जैसे एनसीएन में है तो आप एनसीईआरटी को एक बार जरूर पढ़ लें और आर एस शर्मा देख लें। और मेडुअल में जो है वो सतीश चंद्रा की जो बुक है उसको देख लें। वो मैंने पूरी पढ़ी हुई थी सतीश चंद्रा की बुक। और सर मॉडर्न में मैं बताऊंगी कि स्पेक्ट्रम आप रीड कर लें। और सर मैं मणिकांत सिंह जो सर हैं उनके लेक्चर को भी फॉलो करती थी। तो वो सारी चीजें का मतलब इसमें बहुत ज्यादा रोल रहा है। और बाकी आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चंस उसमें आते हैं। आपके हिसाब से क्या हिस्ट्री के नोट्स बनाने चाहिए? हाँ सर बिल्कुल। क्योंकि बुक्स आप एक बार पढ़ते हो लेकिन जब उससे आप जब नोट्स बना लेते हो तो ये आपको आगे के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। और ये रहता है कि आप रिवीजन करते समय आप पूरी बुक लेकर नहीं बैठ सकते। लेकिन जब आप नोट्स बना लेते हो तो आपको हाँ ये की पॉइंट्स क्या है उसके। तो ये सारी चीजें पढ़ने में बहुत हेल्पफुल रहता है। इसलिए आपको अपनी खुद की नोट्स जरूर बनानी चाहिए। यानी कि रिवीजन करने के लिए आपके अकॉर्डिंगली शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, कंसाइज़ होने चाहिए ताकि आप उसको मैक्सिमम टाइम रिवाइज़ कर सको। हाँ, सर इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी बुक लेकर के बैठेंगे तो इसलिए आपके अपने नोट्स रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। क्या लगता है आपको कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? यस सर एनसीईआरटी इसलिए पढ़नी चाहिए कि बहुत ज्यादा तो नहीं पर उससे आपका कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो जाता है। एक बेस जो क्लियर करती है वो एनसीईआरटी क्लियर करती है। इस वजह से आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है। एग्ज़ाम के दौरान कई बार ऐसा होता है, बच्चे एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं, वहाँ पर एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते और आते हुए क्वेश्चंस भी उनसे गलत हो जाते हैं, जिस कारण उनका जो स्कोर 1-2 नंबर से ही रह जाता है। कई बार ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपने भी कंप्यूटर पे जाके एग्ज़ाम दिया और पहली बार दिया होगा। किस तरह से आपने अपने आप को मैनेज किया था, ताकि आपकी गलतियाँ कम हों? सबसे पहले सर आप कूल माइंड से जाइए और उसके बाद अगर आपको पहला क्वेश्चन देखते ही आपको घबराना नहीं है। अगर आपको नहीं भी आता है तो आपको उसको स्किप कर जाना है। सेकंड क्वेश्चन पे आना है जिससे आपको लगे कि हाँ मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल आपको पूरे ड्यूरिंग एग्जाम आपको बनाए रखना है। जब आप इसको मेंटेन कर लेते हैं तब आपको ये हेल्प करता है कि हाँ अगर आप पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है और धीरे धीरे क्वेश्चंस को आराम से पढ़ना है समझना है उसके ऑप्शन को टिक करना है जो आपको सही लगता है। और साथ में आपको एक एलिमिनेशन ट्रिक भी आनी चाहिए। जैसे आप 4 ऑप्शन है अगर आपको चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा भी आइडिया है तो आप इतना सोच लीजिए कि ये दो तो नहीं हो सकते ये तीन तो नहीं हो सकते। क्योंकि उसमें ऐसे करके आता है ए बी सही है बी सही बी सी सही है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन में ये जो एक ट्रिक होती है वो आपको हेल्प करेगी। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ठीक है, यदि नहीं आता, तो आप उसको एलिमिनेशन मेथड के सहारे किस तरह उस आंसर तक पहुँचोगे, ये टेक्नीक आपके अंदर होनी चाहिए क्योंकि हिस्ट्री का सब्जेक्ट इतना बड़ा है, सिलेबस इतना वास्ट है कि पूरा कंप्लीट होता नहीं है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको 100 से 100 क्वेश्चन आते होते हैं। हमें भी वो 100 के 100 क्वेश्चन नहीं आते, तो कहीं न कहीं हम भी एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो आप भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ के जाना, लेकिन एक स्ट्रैटेजी में आपके शामिल होना चाहिए कि आप किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर तक पहुँचते हैं। तो प्रज्ञा, आप काफ़ी बिज़ी शेड्यूल से आपने हमारे लिए समय निकाला है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो नया स्टूडेंट है, जो एग्ज़ाम में अभी जाना चाहता है और वो ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं वो जो ना करे?
सर सबसे पहले तो मैं सारे जो भी व्यूवर्स हैं उनमें जो सेलेक्ट हुए हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहती हूँ, जिन्होंने भी अपने पहले प्रयास या दूसरे तीसरे प्रयास में भी सफलता हासिल की है, उन सबको बधाई। लेकिन अगर जिनका नहीं हो पाया तो आप अपनी होप को लूज मत करिए, आपका जरूर होगा। आप लगातार मेहनत करते रहिए और ज्यादा सोर्सेज के पीछे मत भागिए। उसको अपने एग्जाम के समय में रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं तो उसको कंपाइल नहीं कर पाते। तो उन चीजों को आप कंपाइल करिए, उनको रिवीजन करिए और देखिए कि पिछली बार क्या गलती हुई थी। उस गलती को आप रिपीट मत करिए, उसको सोचिए कि इसको हमें कैसे अवॉइड करना है वो गलती। और इस तरह से, और सिर्फ प्रैक्टिस पेपर्स जरूर लगाएं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस पेपर्स लगाते हैं तो आपको एक अनुमान होता है कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप फॉलो करेंगे इन सारी स्ट्रेटजीज को, तो मैं कहती हूँ कि जरूर आपका इस बार होगा। जब मुझे स्टार्टिंग में कोई चैनल नहीं समझ में आ रहा था, तब मैंने आपका चैनल देखा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें विदाउट एनी, मतलब ऐसा नहीं कि ताम झाम और बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो, विदाउट टाइम वेस्टिंग के एक जो कंटेंट होता है वो मुझे मिला था। तो इसके लिए सर बहुत बहुत थैंक्स। प्रैक्टिस पेपर्स की बात की है, तो आपने कहाँ से प्रैक्टिस पेपर लगाए थे? क्या कोई वेबसाइट है या कोई एप्लीकेशन है? सर इसके यूथ कॉम्पिटिशन्स के आते हैं सर, प्रीवियस ईयर भी आता है और सर प्रैक्टिस सेट्स भी आता है, मार्केट में अवेलेबल है। तो आप उसको खरीद लेंगे और उसको ऑफलाइन दे सकते हैं आराम से। आप इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हो? सर मैं सफलता का श्रेय अपने बाबा जी को देना चाहती हूँ और अपनी सिस्टर को देना चाहती हूँ। इसलिए क्योंकि वो हमेशा हम लोग को मोटिवेट करते थे कि अभी ये अचीव हो गया, इसके आगे क्या अचीव करना है। हमेशा कहते थे लक्ष्य को ऊपर रखो, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग जब छोटे छोटे लक्ष्य बना लेते हैं तो उनको ही अचीव करते रहते हैं, लेकिन जब अगर बड़ा लक्ष्य बनाएंगे तो सर हमें उस हिसाब से बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो ये उनकी मोटिवेशन लाइन्स रहती हैं कि हमेशा एक दिन अगर लगातार आपकी मेहनत की जा रही है किसी दिशा में, तो उसका परिणाम जरूर सामने आएगा। तो सर ये था, और बाकी अगर मैं देखूँ स्ट्रेटजी वाइज और सोर्सेस वाइज, तो वो हेल्प मुझे मेरी दीदी से मिलती रही, क्योंकि सर वो भी स्टेट पीसीएस की एग्जाम देती हैं और सर इस बार वो इंटरव्यू तक पहुंची है यूपीपीसी। ठीक है, अभी रिजल्ट आने वाला है या आ गया यूपीपीसीएस का? आ गया सर रिजल्ट? रिजल्ट तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया उनका, बट वो अच्छा, इंटरव्यू तक पहुंची, हिस्ट्री एज अ मेन सब्जेक्ट था उनका, तो इससे मुझे काफी हेल्प मिली। चलिए, उनकी भी बहुत अच्छी मेहनत है, वो इंटरव्यू तक पहुंचना कोई कम बात नहीं होती है। तो बेटा, आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, बहुत बहुत खुशी है मुझे, बहुत बहुत बधाई अगेन, आपको मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ। और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जीवन में आपने जो सोचा है आप उसको हासिल करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।